हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हम नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड लास्ट सेशन में मैंने कुछ करेक्शन के बारे में आपको बताया था, कुछ सेंटेंसेस को हमने करेक्ट किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो अ स्टेटमेंट इज गिवन एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फॉर ईच पार्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन. यू हैव टू डिटरमाइन विच रिक्वायर्स करेक्ट एंड मार्क इट एज योर आंसर. अगेन मैंने आपको बोला था कि सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और फिर क्वेश्चन पे चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. देयर इज़ नो परसेप्टेबल हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट बाय द स्टेट्स टू फॉस्टर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. अब इन तीनों पार्ट्स के साथ मुझे दिया हुआ है एक एक करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका इसमें से जो है वो रॉन्ग कौन सा है. फर्स्ट पार्ट देखो तो देयर इज़ नो परसेप्टेबल हैंड होल्डिंग, मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिखता. एंड सपोर्ट बाय द स्टेट्स, इसमें भी कोई एरर नहीं है. अगर यहाँ पे सपोर्टेड होता फॉर एग्जांपल तो ये गलत होता, बट यहाँ सपोर्टेड नहीं है. आगे देखो, टू फॉस्टर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. अब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट क्या होता है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के पास ना होकर के स्टेट्स को भी बांटी जाती है. तो जो पावर होती है गवर्नमेंट की वो डिसेंट्रलाइज्ड जब होती है तो वो क्या कहलाती है? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. तो यहाँ पे जो एरर है वो लाई करता है थर्ड पार्ट में, विच इज़ फॉर गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ना होके गवर्नेंस यहाँ पे आना था, और इसलिए जो है आप हमारा एरर लाई करता है वो थर्ड पार्ट में लाई करता है. ऑप्शंस देखो तो ओनली थर्ड. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In the following questions, choose the grammatically correct sentence from the given sentences. The girl raced down the city eager to get with the city to her home. The girl raced down the hill. सबसे पहले तो ये देखो, इन पांचों sentences में से यहाँ पे है मेरे पास रेसिंग, गर्ल रेसिंग. अगर मेरे पास यहाँ पे continuous tense यूज़ हुआ है तो यहाँ पे helping verb भी आना चाहिए था. Am I right or not? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए था. अगर मैं रेस लिखती हूँ तो मैंने आपको बोला हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा अगर मैं कोई वर्ब यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे एस और ई एस का जो यूज़ होता है वो होता है. नेक्स्ट ऊपर चलो, एक ये सेंटेंस है जो मुझे शायद हो सकता है, ऊपर देखते हैं. ये वाला सेंटेंस भी मेरा ऑप्ट आउट हो जाता है और ये वाला सेंटेंस मेरा जो है वो बचता है, फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला सेंटेंस बोलता है अ गर्ल रेस्ड डाउन द हिल ईगर टू गेट विद द सिटी. नो विद का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट इज़ रॉन्ग. ये आपको तब समझ आएगा और आपको पता भी होगा कि विद का जो यूज़ है यहाँ पे गलत हुआ है. तो चलिए हमने सेकंड वाला सेंटेंस तो है वो ऑप्ट आउट कर दिया. तो मेरा बचा थर्ड सेंटेंस. व्हाट डज इट से? इट सेज द गर्ल रेस्ड डाउन द हिल ईगर टू गेट टू द सिटी टू हर होम. सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3. आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो इजीली ऑप्ट आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट द एरर. एरर जो है वो इनमें से किसी एक पार्ट में होगा. आई कांट टीच प्रॉपरली व्हेन हाफ ऑफ द क्लास आर मिसिंग. यू नीड टू टेल द एब्सेंटी स्टूडेंट्स दैट बंकिंग क्लासेस विल ओनली हार्म देम. तो यहाँ पे क्या आता है? हाफ ऑफ द क्लास, इट इज सेइंग हाफ ऑफ द क्लास आर मिसिंग. अब हमने फ्रेजेस की बात की थी कि ऑफ से पहले जो होता है, जो मेरा वर्ब होता है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करवाता है. अग्री हमेशा ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ करवाता है. तो अगर मैं आधे हिस्से की बात कर रही हूँ तो मैं एक सिंगुलर चीज़ की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे आर ना होकर के मेरा क्या आना था? मेरा आना था इज़. तो इसलिए मेरा जो एरर है वो कौन से पार्ट में लाई करता है? सेकेंड पार्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज अगेन, आपको क्या करना है कि ये जो ऑप्शंस हैं, सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको देखना है कि एरर जो है वो कौन से पार्ट में लाई करता है. तो व्हाट डज इट से? इट वाज एन ओपन केस. It was an open case and everybody was certain that the boy would be declared innocent. However, the jury were divided in their opinion. अब देखो, लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल समझाई थी कि जूरी की जैसे हम बात करते हैं और उनके ओपिनियन की बात करते हैं
तो वहाँ पे हम जूरी को एक कलेक्टिव नाउन ना मान करके एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप मानते हैं जिनका ओपिनियन जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पे वाज ना लग करके क्या आना था, वर, क्योंकि उनका अपना अपना ओपिनियन है तो वो एज अ वन यूनिट जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, इसलिए जो मेरा एरर लाई कर रहा है वो थर्ड पार्ट में लाई कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज इट से, अगेन द सेम, ऑलमोस्ट ऑल प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट आर सोल्ड एज सेफ फॉर यूज व्हाइल द पैकेट्स हार्डली हैव डिटेल्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन देम। तो इस पूरे सेंटेंस में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप कहाँ पे गलती कर सकते हो, आप गलती कर सकते हो इस जगह पे जहाँ पे लिखा है व्हाइल द पैकेट्स हार्डली हैव डिटेल्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे जो डिटेल्ड है ये एज अ वर्ब ना यूज़ हो करके एज अ नाउन यूज़ होगा। एज अ नाउन जब यूज़ होगा तो डिटेल का नाउन क्या होता है, डिटेल, और प्लूरल की बात हो रही है तो डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वर्ब है इट इज़ हैव एंड नॉट डिटेल्स। ठीक है, तो डिटेल जो है वो वर्ब नहीं है, इसलिए मुझे अपना नाउन लगाना है विच विल बी डिटेल्स। अब आप सेंटेंस को दोबारा पढ़ के देखो, व्हाइल द पैकेट्स हार्डली हैव डिटेल्स अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन देम। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The International Labour Organization estimates that more than 61 million jobs have been lost since the start of the global economic crisis in 2008, leaving more than 200 million people unemployed globally. तो नाउन के रूल्स में मैंने ये रूल भी पढ़ाया था कि जब मेरा नाउन होता है जो, ठीक है, कंबाइंड नाउन होता है जिसमें आगे न्यूमेरिकल होता है और पीछे नाउन होता है, ये लग जाते हैं किसी एक नाउन के साथ, तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। और यहाँ पे मेरा जो नाउन होता है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे 61 मिलियंस जॉब लिखा है तो जॉब्स आर माई नाउन, 61 इज़ माई न्यूमेरिकल एंड मिलियन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, मिलियन इज़ व्हाट 10 लाख। तो ये जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए यहाँ पे 61 मिलियंस ना होकर के क्या आना चाहिए था, 61 मिलियन। ठीक है, तो ये वाला एरर जो है वो आपको स्पॉट करना है। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा होगा तो आप ये एरर स्पॉट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a careful study, the political scientists of the University of Michigan and Harvard found the economic insecurity in the face of workforce changes in post-industrial societies. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड हार्वर्ड, जो कि दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जब दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो इनके साथ जो नाउन यूज़ किया जाता है इट इज़ a plural noun, universities of Michigan and Harvard, to show that there are two different universities। और उनके political scientists को ये बात पता चली है। तो मेरा एरर जो लाई करता है वो अगेन कौन से पार्ट में लाई करेगा, सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन द प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर हैज़ अग्रीड टू रिजॉल्व एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो अगेन हमने ये पढ़ रखा है कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया है तो मेरा जो वर्ब है इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी प्लूरल। तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था, हैव। तो हैव अग्रीड टू रिजॉल्व एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो मेरा एरर लाई करता है थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ सॉट चाइनाज असिस्टेंट टू स्पीड अप बैंगलोर चेन्नई रेलवे कॉरिडोर। यहीं पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो चाइनाज असिस्टेंट की बात की गई है ये गलत बात की गई है, जबकि मुझे चाइना का असिस्टेंट नहीं चाहिए। इंडिया ने चाइना से असिस्टेंट नहीं मांगा बल्कि क्या मांगी, असिस्टेंस मांगी है टू स्पीड अप द रेलवे कॉरिडोर। ठीक है, तो अब बट आप ऑप्शंस देख पा रहे हो तो ऑप्शंस बड़े डिफरेंट हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना था, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी थी। इंस्ट्रक्शन में क्या है, फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो चूज़ द एररलेस कॉम्बिनेशन। जिसमें एरर नहीं है वो वाला कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा जो एरर है वो ए पार्ट में लाइक करता है, तो मेरा एररलेस कॉम्बिनेशन, हम बाकी के सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। बिसाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ आगरा एंड झांसी रेलवे स्टेशंस, दो रेलवे स्टेशंस की अलग अलग से बात की गई है इसलिए स्टेशंस लगा है। अ सीनियर इंडियन ऑफिशियल सेड टुडे। तो बी, सी और डी में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वाले को आपने निकाल दिया तो हमारा एररलेस कॉम्बिनेशन आया बी सी डी।
लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो सेंटेंसेस दिए गए हैं, द कंट्री हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द वॉर, द कंट्री हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एट द वॉर, द कंट्री शुड हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द वॉर, द कंट्री हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू द वॉर, अ कंट्री इज हैविंग द नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर द वॉर। तो एक एक करके इनको ऑप्ट आउट करते जाते हैं। सबसे पहले इसकी बात पे आ जाओ। टू द वॉर गलत है, वॉर के लिए इक्विपमेंट होता है हमारे पास, ना कि वॉर तक या वॉर इन द वॉर, टू द वॉर, ऑफ द वॉर, जो जितने भी प्रपोजिशंस हैं वो सब गलत हैं। ये आपको पता चल जाना चाहिए पहले कि वॉर है तो वॉर के लिए इसका जो अप्रोप्रिएट जो प्रपोजिशन है इट विल बी फॉर। तो ये वाला जो है वो ऑप्ट आउट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे है इज़ हैविंग। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? नहीं, ये एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है कि हमारी कंट्री के पास जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो है। ठीक है, तो ये भी ऑप्ट आउट हो गया। उसके ऊपर का सेंटेंस देखो, द कंट्री शुड हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द वॉर। तो शुड हैज़, यहाँ पे अगर हैव होता तो भी हम सोच सकते थे इस सेंटेंस के बारे में, बट हैव नहीं है और शुड के साथ हैज़ कभी नहीं लगता, हमेशा हैव लगता है। तो ये भी ऑप्ट आउट हो गया। नेक्स्ट देखो, द कंट्री हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एट द वॉर। एट द वॉर अगेन प्रपोजिशन की गलती है, तो ये भी ऑप्ट आउट हो गया। और बचा मेरा सिर्फ ये वाला सेंटेंस। अब जिस तरह फर्नीचर वर्ड हम यूज़ नहीं करते, सब फर्नीचर के लिए फर्नीचर लिखते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, चार हो, उसी तरह इक्विपमेंट जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है जो कि सारे के सारे वॉरफेयर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स अगर होता तो ये गलत होता, बट यहाँ पे इक्विपमेंट्स ना होकर के इक्विपमेंट है, तो मेरा जो करेक्ट सेंटेंस है इट विल बी सेंटेंस नंबर 1। तो आज की हमने जितने भी सेंटेंसेस डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आ गए। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रिस्पॉन्ड कीजिए, अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट करके बताइए, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।